Section 203F Special Judge Extra to have exclusive jurisdiction. सेक्शन 203F बेसिकली डील करता है कि आखिर वो कौन से मैटर हैं जिनके ऊपर स्पेशल जज के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, मतलब उन मैटर के अंदर आखिर वो कौन से मैटर हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेशल जज ही ट्रायल कर सकता है और कोई और कोर्ट ट्रायल कंडक्ट नहीं कर सकती. सो सेक्शन 203F स्टेट दैट notwithstanding anything contained in this ordinance or any other law for some time in force, यानी सिंपल कि अगर कोई कानून इस टाइम एग्जिस्ट करता है, इन्फोर्सेबल है, उस कानून के अंदर या फिर इस ऑर्डिनेंस के अंदर किसी जगह पे कोई चीज़ ऐसी मेंशन है जो कि इस सेक्शन के अंदर जो अभी आगे मेंशन होगा उससे कंट्रास्ट कर रही है, उसको हम लोग एक साइड पर रख देंगे. हम लोग इस सेक्शन को प्रिवेल करेंगे. सेक्शन क्या कहता है कि नो कोर्ट अदर देन स्पेशल जज हैविंग जुरिस्डिक्शन शैल ट्राई ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस. मतलब इस ऑर्डिनेंस के तहत जो भी ऑफेंसेस पनिशेबल हैं उन ऑफेंसेस के लिए ट्रायल करने के वाले से एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ स्पेशल जज के पास है और किसी कोर्ट के पास नहीं. क्लाउज बी other court or officer except in the manner and to the extent specially provided for in this ordinance shall exercise any power or perform any function under this ordinance. So clause B कहता है कि कोई भी पावर या कोई भी फंक्शन जो कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर बताया गया है वो कोई कोर्ट या कोई ऑफिसर एक्सरसाइज नहीं कर सकता सवाए स्पेशल जज के. यानी इस ऑर्डिनेंस के जो भी पावर जो भी फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ये स्पेशल जज ही परफॉर्म कर सकता है. कोई कोर्ट और कोई दूसरा ऑफिसर वो पावर और फंक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता. एक्सेप्शन इसकी ये है कि अगर तो इस ऑर्डिनेंस के अंदर स्पेसिफिकली तौर पर वो पावर और फंक्शन जो कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर स्पेशल जज को दी गई है वो अगर किसी कोर्ट या ऑफिसर को भी दे दी जाए तो तभी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं. अदरवाइज़ जो पावर और फंक्शन इस ऑर्डिनेंस में इनको दिया गया है स्पेशल जज को, वो पावर फंक्शन भी जस्ट यही एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई कोर्ट और कोई ऑफिसर एक्सरसाइज नहीं कर सकता. क्लाउज सी court other than a high court shall entertain, hear or decide any application, petition or appeal under chapter 31 32 of the Code of Criminal Procedure against or in respect of any order or direction made under this ordinance. मतलब कोई ऑर्डर या कोई डायरेक्शन जो इस ऑर्डिनेंस के तहत पास किया जाता है और उस ऑर्डर और डायरेक्शन के ख़िलाफ़ अगर कोई अपील या पेटिशन या एप्लीकेशन CRPC के चैप्टर 31 या 32 के तहत कर दी जाती है तो उस एप्लीकेशन पेटिशन और अपील को कोई कोर्ट जो है वो इंटरटेन नहीं कर सकता, हेयर नहीं कर सकता, नहीं सुन नहीं सकता और डिसाइड नहीं कर सकता सवाए हाई कोर्ट के. ठीक है, यानी स्पेशल जज जो ऑर्डर और डायरेक्शन पास आउट कर देता है उसको आप चैलेंज सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर कर सकते हो, किसी और कोर्ट के अंदर नहीं कर सकते. क्लाउज डी नो कोर्ट अदर देन अ स्पेशल जज और अ हाई कोर्ट शैल एंटरटेन एनी एप्लीकेशन और पेटिशन और पास एनी ऑर्डर और गिव एनी डायरेक्शन अंडर चैप्टर 37 39 44 और 45 ऑफ द फोरसेट कोड. यानी क्लाउज डी ये कह रहा है कि कोई भी कोर्ट कोई भी एप्लीकेशन और पेटिशन जो कि इन रेलेवेंट चैप्टर ऑफ CRPC के तहत की जाती है उसको इंटरटेन नहीं कर सकता, ना ही जो है वो इन रेलेवेंट चैप्टर ऑफ CRPC के तहत कोई ऑर्डर या डायरेक्शन पास कर सकता है. अगर कोई इन रेलेवेंट चैप्टर CRPC के तहत कोई एप्लीकेशन पेटिशन एंटरटेन कर सकते हैं तो वो जस्ट स्पेशल जज और हाई कोर्ट है. इसी तरह इन रेलेवेंट चैप्टर ऑफ CRPC के तहत अगर कोई कोर्ट जो है वो कोई ऑर्डर या डायरेक्शन दे सकते हैं तो वो भी स्पेशल जज और हाई कोर्ट है, कोई और कोर्ट नहीं. तो आई होप ये सेक्शन समझ आ गया होगा कि किन मैटर के अंदर जस्ट स्पेशल जज के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है और किसी के पास नहीं. सेक्शन 203G प्रोविजन ऑफ द CRPC टू अप्लाई. The provision of this Code of Criminal Procedure 1898 so far as they are not inconsistent with the provision of this ordinance shall apply to the proceeding of the court of a special judge. So वो कह रहे हैं कि CRPC की प्रोविजन को स्पेशल जज की प्रोसीडिंग कोर्ट स्पेशल जज के कोर्ट की प्रोसीडिंग में अप्लाई होने के लिए एक रिक्वायरमेंट पूरी होनी ज़रूरी है. तो ये कह रहे हैं कि अगर CRPC की प्रोविजन इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन के साथ कंसिस्टेंट होंगी तभी जो है वो स्पेशल जज कोर्ट ऑफ स्पेशल जज की प्रोसीडिंग पर वो CRPC की प्रोविजन अप्लाई होंगी. अगर तो वो अनकंसिस्टेंट होंगी
मतलब अगर वो मैच नहीं कर रही होंगी इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन के साथ, देन सीआरपीसी की प्रोविजन विल नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट स्पेशल जज। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एंड सच कोर्ट शेल बी डीम टू बी अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर द पर्पस ऑफ द सेट कोर्ट। और अब जो कि सीआरपीसी की प्रोविजन इस पर एप्लीकेबल हो रही है इसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग पे, तो उस टाइम कोर्ट ऑफ इसका कोर्ट को इस कोर्ट ऑफ स्पेशल जज को भी कोर्ट ऑफ सेशन का ही उसका स्टेटस समझा जाएगा। एंड द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22A ऑफ फॉर सेट कोर्ट सो फॉर एज एप्लीकेबल। और इसी तरह सीआरपीसी की जो प्रोविजन है चैप्टर 22 की वो भी इस पर एप्लीकेबल होंगी विद मॉडिफिकेशन के साथ। शेल अप्लाई टू द मतलब जो भी ये ट्रायल कंडक्ट करवा रहे होंगे इस पर सीआरपीसी के चैप्टर 22A की प्रोविजन विद नेसेसरी मॉडिफिकेशन अप्लाई होंगी। सबसेक्शन 2 फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 शेल हैव इफेक्ट एज इफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस वर वन ऑफ द ऑफेंस रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 337 ऑफ द सेट कोड। मतलब अगर कोई ऑफेंस जो इस ऑर्डिनेंस के अंदर बताया गया है वो ऐसा ऑफेंस है जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 337 के सब सेक्शन 1 के अंदर बताया गया है, तो अब इस सिचुएशन के अंदर कौन सी प्रोविजन प्रिवेल करेंगी किस कानून की? सीआरपीसी की। शेल हैव इफेक्ट। अगर कोई ऑफेंस जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत पनिशेबल है लेकिन वो ऐसा ऑफेंस है जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 337 के सब सेक्शन 1 के अंदर मेंशन है, रेफर है, तो उस सिचुएशन में इस ऑफेंस को डील करने के लिए कौन से कानून के मुताबिक डील किया जाएगा? सीआरपीसी की प्रोविजन प्रिवेल करेंगी, शेल हैव इफेक्ट। ठीक है। सेक्शन 208 ट्रांसफर ऑफ केसेस। ट्रांसफर ऑफ केसेस अगेन रिपीट टेलीकास्ट है, ये चीज़ पहले भी कहीं मेंशन इसी कानून के अंदर ऊपर वाले प्रोविजंस में मेंशन हो चुकी। सो सब सेक्शन 1 where more than one special judge are appointed within a territorial jurisdiction of a high court। यानी अगर एक हाई कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर एक से ज़्यादा स्पेशल जज की अपॉइंटमेंट हो जाती है देन हाई कोर्ट के पास है कि वो केस ट्रांसफ़र कर सकती है पावर अथॉरिटी द हाई कोर्ट एंड वेयर नॉट मोर देन वन स्पेशल जज इज वेयर नॉट मोर देन वन स्पेशल जज सो अपॉइंटेड। और जब एक से ज़्यादा स्पेशल जज अपॉइंट नहीं, जब एक से वो कह रहे हैं कि जब एक से ज़्यादा स्पेशल जज अपॉइंट हो गए हैं किसी हाई कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जस्टिक्शन में, तब एक स्पेशल जज से दूसरे स्पेशल जज के पास केस ट्रांसफ़र करने की पावर हाई कोर्ट के पास है। एंड वेयर नॉट मोर देन वन स्पेशल जज इज अपॉइंटेड। और जब एक से ज़्यादा स्पेशल जज अपॉइंट नहीं हुए होते तब ये पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास है। एंड द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्टिंग द ट्रांसफर एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल ऑफ एनी केस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ वन स्पेशल जज टू द कोर्ट ऑफ एनी अदर स्पेशल जज फॉर डिस्पोजल। तो अब इस सिचुएशन में जो अथॉरिटी है केस को ट्रांसफ़र करने की वो उनके पास वो क्या करेंगे कि वो एक किसी भी स्टेज ऑफ ट्रायल पे जो केस एक स्पेशल जज से उठाकर दूसरे कोर्ट ऑफ स्पेशल जज में ट्रांसफ़र कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजल ऑफ द केस व्हेन एवर इट अपीयर टू द हाई कोर्ट और एज द केस में द फेडरल गवर्नमेंट दैट। और ये ट्रांसफ़र कब करेंगे हाई कोर्ट और फेडरल गवर्नमेंट? तब जब इनको लगेगा कि ये ट्रांसफ़र ज़रूरी है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए और पार्टीज़ और गवाहों की आसानी के लिए। यानी सिंपल है, सबसेक्शन में ये कहा जा रहा है कि जब एक हाई कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में एक से ज़्यादा स्पेशल जज अपॉइंट हुए होंगे और जब एक से ज़्यादा तब उस सिचुएशन के अंदर हाई कोर्ट केस को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार रखती है। और जब जो है एक से ज़्यादा स्पेशल जज अपॉइंट नहीं हुए होंगे तब फेडरल गवर्नमेंट केस को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार रखती है। ये ट्रांसफ़र करेंगे केस किसी भी स्टेज ऑफ ट्रायल के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक स्पेशल जज की कोर्ट से उठा के दूसरे स्पेशल जज की कोर्ट में भेज देंगे जब इन्हें लगता है। और ट्रांसफ़र करने की वजह क्या है? जब इन्हें लगेगा कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए और गवाहों की या विटनेस की आसानी के लिए ज़रूरी है केस को ट्रांसफ़र करना। सबसेक्शन 2 इंस्पेक्टर ऑफ केस ट्रांसफ़र टू अस। अब ये जब केस ट्रांसफ़र हो जाता है तो जिस केस के स्पेशल जज के पास केस ट्रांसफ़र होकर आया होता है उस पर क्या एप्लीकेशन है? सबसेक्शन 2 इससे बात करता है, इसके बारे में बता रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ अ केस ट्रांसफ़र टू अ स्पेशल जज अंडर सबसेक्शन 1 सच स्पेशल जज शैल नॉट बाय रीज़न ऑफ द सेट ट्रांसफ़र वी वांट टू रिकॉल एंड रेफर। सिंपल है कि जब उसके पास केस ट्रांसफ़र होकर आता है ना तो वो जो पहले ट्रांसफ़र होने से पहले अगर किसी गवाह की शहादत रिकॉर्ड हो चुकी है और तो वो जब ट्रांसफ़र उसके पास होकर आता है तो उसी स्टेज पर केस को प्रोसीड करेगा। वो ये नहीं करेगा कि मैं दोबारा से शहादतें सुनना शुरू कर दूँ। अगर किसी पहले जो वाले स्पेशल जज ने उसकी शहादत रिकॉर्ड कर ली होगी तो वो उसी पर रिलाई करेगा, वो ज़्यादा टाइम डिले वेस्ट नहीं करेगा। सेक्शन 203 आई प्लेस ऑफ सिटिंग अ स्पेशल जज शैल ऑर्डिनरी होल्ड सिटिंग एट हिज हेडक्वार्टर। यानी जो उसका हेड ऑफिस है जो कि फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करे ऊपर की प्रोविजन में पढ़ चुके हैं उधर ही उसका प्लेस ऑफ सिटिंग स्पेशल जज की वही होती है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। बट इन कीपिंग द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी विटनेस में हो, लेकिन वो अपनी जो गवाह हैं और जो पार्टीज़ हैं उनकी आसानी उनकी सहूलत को देखते हुए उसकी डिस्क्रिप्टिव पावर स्पेशल जज की कि वो किसी और प्लेस पे भी अपना हेड ऑफिस सेट कर सकता है। सेक्शन 204 पावर टू टेंडर इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। ये बेसिकली इसी तरह है जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर कोई पर्सन वादा माफ गवाह बन जाता है कि मैं
आप ये एक सेंस में कह सकते हो जो कि अपने बाकी साथी मुल्ज़िमान के साथ गद्दारी कर ले कि आप खुद बचने के लिए कि मैं जो फैक्ट्स हैं केस के कि ये इस तरह हमने क्राइम किया था, वो बता देता है वॉलंटरी तौर पर। और क्योंकि अगर इनवॉलंटरी कन्फेशन होगा तो उसकी तो कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। तो कह रहे हैं अगर वो वॉलंटरी तौर पर चीज़ें डिक्लेयर कर देता है और गारंटी वो इसके बदले में ये सारी पोल खोलने पे ये लेता है कि आप मुझे कुछ नहीं करोगे, मैं वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप छोड़ दोगे, मतलब मेरे खिलाफ़ कोई ट्रायल वगैरह नहीं होगा। तो बिल्कुल ये 204 की प्रोविज़न जो है वो सेक्शन इस ऑर्डिनेंस की वो भी इसी चीज़ से डील कर रही है कि अगर कोई ग्रुप है टैक्स पेयर डिफ़ॉल्टर का या कोई सी बंदा किसी तरह इस जो ऑफेंसेस ऑर्डिनेंस के डिस्कस किए हैं वो भी मुलव्वस है, अगर वो इस चीज़ की गारंटी दे देता है कि मैं इनकम टैक्स अथॉरिटी को गारंटी दे देता है कि भाई मैं आपको सारी डिटेल बता दूँगा कि किस तरह ऑफेंस हुआ, बदले में आपने ये करना है कि आप मेरे खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन नहीं लोगे। तो ये इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन है कि उसके बंदे के खिलाफ़ अगर कोई जो है वो कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। टेंडर एक तरह की ऑफ़र होती है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो ये ऑफ़र दे सकती है एक्यूज़ को कि आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सेक्शन इस चीज़ से डील कर रहा है। आई होप जितनी जनरल एक्सप्लेनेशन थोड़ी-सी मैंने इस पे की, इससे समझ आ गया होगा कि सेक्शन में बात क्या करनी जाने वाली है। इसलिए एक्सप्लेन की है ताकि आप आगे जब सेक्शन को पढ़ें तो समझ आ जाए। सेक्शन 204 सबसेक्शन 1 स्टेट दैट द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज may for the purpose of obtaining the evidence of any person appearing to have been the board with the approval of the minister in charge may for the purpose of obtaining the evidence of any person appearing to have been directly or indirectly concerned in or privy to the concealment of income or the evasion of tax tender to such person immunity from prosecution for any offence under so इधर ये कहा जा रहा है कि एफबीआर के पास ये पावर है कि वो मिनिस्टर इन चार्ज के अप्रूवल के साथ उस पर्सन को जिसके बारे में उन्हें ये मेक श्योर है कि वो जो है ना कंसीलमेंट ऑफ इनकम या फिर जो टैक्स की चोरी है उसके ऑफेंस के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व है, तो वो उस पर्सन को उससे एविडेंस ऑब्टेन करने के हवाले से उस पर्सन को टेंडर टू सच पर्सन ऑफ़र देते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, यानी कि उसको ये ऑफ़र देते हैं कि हम आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे किस हवाले से फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस और अंडर द पाकिस्तान पेनल और अंडर एनी फेडरल लॉ के ऐसे ऑफेंस के हवाले से उसे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो कि इस ऑर्डिनेंस पीपीसी या किसी फेडरल कानून के मुताबिक वो ऑफेंस है। तो वो उसे कह देते हैं कि ये जो चीज़ ऑफेंस है इन तीनों कानून के मतलब इसके मतलब हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हम आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आप चूँकि अब इस इन्वॉल्व हो इस तरह के ऑफेंस के अंदर तो हम आपके ख़िलाफ़ जो कानूनी एक्शन नहीं ले रहे, तो उसके मतलब में डील जो हम आपके साथ कर रहे हैं हमें सिर्फ एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है कि आप हमें इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ कर दो, यानी वो उससे एविडेंस ऑब्टेन करना चाहते हैं उस क्राइम के मतलब उस ऑफेंस के मतलब। इस कंडीशन पे ऑन द कंडीशन ऑफ द पर्सन मेकिंग फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द होल सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू द कंसीलमेंट ऑफ, मतलब उस कंडीशन पे उसको ये ऑफर दे रहे हैं कि हम आपको कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे कि वो जो ये ऑफेंस है ना कंसीलमेंट ऑफ इनकम एवेशन और टैक्सेस के हवाले से मुकम्मल और सही सही जितनी भी ट्रू इन्फॉर्मेशन है वो इनको डिस्क्लोज कर दे इनकम टैक्स अथॉरिटी को। सबसेक्शन 2 अ टेंडर ऑफ इम्यूनिटी मेड टू एंड एक्सेप्टेड बाय द पर्सन कंसर्न शेल रेंडर द पर्सन इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर अ टेंडर ऑफ इम्यूनिटी मेड टू एंड एक्सेप्टेड बाय द पर्सन कंसर्न, मतलब ये जो इम्यूनिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन का ऑफ़र प्रोवाइड की जाती है जिस पर्सन को और उसकी तरफ से जो एक्सेप्ट की जाती है, ये शैल रेंडर पर्सन इम्यून प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस इन रिस्पेक्ट विच द टेंडर वाज मेड। अब एंड टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड इन द इम्यूनिटी, ये प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसको उसी ऑफेंस के हवाले से होती है जिसके हवाले से ये ऑफ़र की गई होती है, मतलब जितना उसके अंदर, मतलब ये नहीं है कि उसको फ्यूचर के भी अगर वो कोई क्राइम कर रहा है तो उसके अंदर भी उसको माफ़ी मिल गई है। इस टेंडर में जिस ऑफेंस की हद तक उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की होती है कि इस ऑफेंस के हवाले से हम आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये टेंडर सिर्फ उस हद तक ही उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कहने का मकसद ये है कि उसने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ की और अब उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे लोग बंदे तो पकड़ लिए, लेकिन जब उन्होंने इंक्वायरी की इनकम टैक्स अथॉरिटी ने तो उनको पता चला कि भाई ये जो वादा माफ़ गवाह बना हुआ था असल तो गुरु यही था, इसने अपने भी बहुत सारे ऑफेंस छुपा लिए। तो वो कह रहे हैं कि जिस हद तक उसे प्रोटेक्शन उन्होंने प्रोवाइड की थी सिर्फ उस हद तक ही मिलेगी, अगर बाद में उन्हें इसका कुछ और पता चल जाता है जिसमें ये इन्वॉल्व है, अपना ही छुपा रहा है, उन्हें फंसा रहा है, तो उसे पकड़ लेंगे। ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे तो माफ़ी मिल गई थी। दूसरा हो इस हवाले से भी ये सबसेक्शन 2 इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर ये कोई क्राइम कर ले तो ये कहे कि भाई ये जो मुझे तो टेंडर ऑफ इम्यूनिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन हासिल है, तो ये कि सिर्फ जिस हद तक आपको प्रोवाइड किया गया था जस्ट उस हद तक ही है।
यानी इस ऑफर की एक लिमिट है। अब सबसेक्शन 3 है कि इफ इट अपीयर टू द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज दैट एनी पर्सन टू whom immunity has been tendered under this section has not complied with the condition on which the tender was made। अगर एफपीआर को, अगर किसी पर्सन को इम्यूनिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन जो प्रोवाइड की गई थी कि इसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे लेकिन आप हमें फैक्ट्स डिस्क्लोज करो, एफपीआर को पता चलता है कि वो पर्सन जिस कंडीशन पे कि आपने फैक्ट डिस्क्लोज करने थे उसने वो फैक्ट्स तो छुपा लिए, कंसीलिंग एनीथिंग को छुपा रहा है या फिर इसने झूठी गवाही दी है, देन एफपीआर क्या कर सकता है, बोर्ड विद अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज, तो वो मिनिस्टर इन चार्ज के अप्रूवल के साथ वे विड्रॉ द इम्यूनिटी, वो इसकी इम्यूनिटी को ख़त्म कर सकता है। एंड एनी सच पर्सन मे बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द टेंडर ऑफ इम्यूनिटी वाज मेड और फॉर एनी अदर ऑफेंस विच द पर्सन अपेयर टू ट्राइड फॉर ऑफेंस रिस्पेक्ट ऑफ विच द टेंडर ऑफ इम्यूनिटी वाज मेड, मतलब जिस ऑफेंस के हवाले से इम्यूनिटी प्रोवाइड की थी अब इसके खिलाफ इसका भी ट्रायल हो सकता है और फॉर एनी अदर ऑफेंस विच द पर्सन अपेयर टू हैव बीन गिल्टी। और इसी तरह इसी सेम मैटर से मतलब कोई कनेक्टेड इसी सेम मैटर से मतलब कोई और कनेक्टेड मैटर है उसके अंदर अगर गिल्टी ऑफेंस आ रहा है तो उसके हवाले से भी इसका ट्रायल एफबीआर अब कर सकती है। इस क्लाउज का अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी चाहें तो वो मिस यूज़ भी कर सकती हैं कि अगर कोई पर्सन वादा माफ हुआ बन भी जाता है तो उसको वो कह देते हैं कि भाई आपके खिलाफ पता चला है कि आपने सही से फैक्ट नहीं छुपाए हुए थे तो उसका भी ट्रायल कर लें, उसे भी माफ़ ना करें। लेकिन अगर इस तरह की हरकत करने शुरू हो जाएंगे तो लोगों का यकीन उठ जाएगा और कोई भी फिर वादा माफ़ गवाह बनने के लिए भी तैयार नहीं होगा और अपने साथियों से गद्दारी करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। ये बेसिकली ये पावर है उनके पास इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए। आप समझ लें कि इस पावर को ये एक लालच देते हैं उनमें से जो डिफ़ॉल्टर होते हैं, टैक्स डिफ़ॉल्टर में से, टैक्स क्रिमिनल में से, कि किसी एक को वो लालच देते हैं जो उनमें से कम हौसला बंदा होता है या जो डरपोक होता है कह रहे हैं या जिसको डर हो रहा होता है जिससे वो डरा सकते हैं, वो बाकी सबको भी पकड़वा सकता है। मतलब वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को ख़िलाफ़ गद्दारी कर सकता है और इस तरह एक को फंसा कर जो ग्रुप है पूरा गैंग उसको वो पकड़ सकते हैं। मेन पर्पज़ तो यहाँ पर ये फिस्कल लॉ है, पैसों की हेरा फेरी से मतलब कानून है कि टैक्स डिफ़ॉल्टर जो टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स पे नहीं करते। मेन पर्पज़ तो यहाँ पर पैसे रिकवर करवाना है, किसी को सज़ा देकर वैसे भी क्या मिल जाएगा। तो इसीलिए वो यहाँ पर इस तरह की हरकत करते हैं कि एक पर्सन को चांस देते हैं कि अगर आप फैक्ट्स डिस्क्लोज़ कर दो जिसकी बेस पे हम बाकी सबको पकड़ सकें। अगर कोई पर्सन एग्री हो जाता है और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे तो इस बेस पे उसको प्रोटेक्शन हासिल हो जाती है कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा और बाकी सबको पकड़ से उनसे डिफ़ॉल्ट टैक्स रिकवर करवा लिया जाता है। तो सेक्शन 204 बेसिकली इससे डील करता है।